स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट सेल डिवीज़न के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि नई सेल किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 तरीके होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है। पहला क्या होता है, ग्रोथ होता है। सेकंड क्या है, रिप्लेसमेंट। थर्ड क्या है, रिपेयर। एंड फोर्थ क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रोथ किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म, बी इट अ प्लांट और एन एनिमल, बिगिन इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल द फर्टिलाइज्ड एग। यानी जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू इस तरीके से ग्रोथ करते हैं, तो नई सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस सेल डिवाइड रिपीटली टू फॉर्म क्लस्टर ऑफ सेल। और ये सेल डिवाइड करती जाती है, जैसे ये सिंगल सेल है और ये इस तरीके से डिवीज़न होगा। तो अब ये क्या हो गया बेटा, 2 सेल हो गई। अब 2 में होगा डिवीज़न, तो ये कितने बन जाए, 4 सेल बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्लस्टर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, विच स्टार्ट शेपिंग फॉर डिफरेंट फंक्शन टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन। थस सेल डिवीज़न इसेंशियल फॉर ग्रोथ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेल डिवीज़न इसेंशियल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। यानी अगर हमें ग्रोथ करवानी है किसी भी सेल में तो उसमें डिवीज़न होना ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी नई सेल का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, तो हमें ग्रोथ की नीड होती है। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, फॉर रिप्लेसमेंट। ये क्या होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ वियर एंड टीयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। फॉर एग्जांपल 20 मिलियन रेड ब्लड सेल। यहाँ पे रेड ब्लड सेल ये टर्म आया हुआ है, तो आप इसको एक बार हमें बता दीजिए कि रेड ब्लड सेल को बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं। तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब इसी के साथ आप बता दीजिए WBC को क्या कहते हैं। तो WBC को बेटा ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 मिलियन रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे। 20 मिलियन रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी आर डिस्ट्रॉय एवरी मिनट। ठीक है, एक मिनट में, प्रत्येक मिनट में 20 मिलियन रेड ब्लड सेल जो होती है वो क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं। यहाँ पे इस चीज़ को आपने ओल्ड क्लासेस में पढ़ा होगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ RBC के नाम से भी जानते हैं इस चीज़ को। दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल। अब यहाँ पे अगर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो एक नई सेल का फॉर्मेशन हुआ, यानी उस चीज़ का क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। तो यही वो चीज़ कह रहा है कि दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल formed through a division of their parent cell in the bone marrow. In plant, the old and dried leaves fall off and new one grow out. जिस तरीके से प्लांट्स में क्या होता है कि जो पुरानी लीव्स होती हैं वो क्या होती है, सूख जाती हैं। ठीक है, और फिर उसकी जगह पे नई लीव्स आती हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का रिप्लेसमेंट हुआ। आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि अगर कोई भी नई सेल का फॉर्मेशन करना है तो हमें सबसे पहले किसकी, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ग्रोथ की नीड होती है। सेकेंड क्या है, रिप्लेसमेंट की नीड होती है। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा, रिपेयर। फॉर रिपेयर, अपार्ट फ्रॉम अ नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी, देयर मे बी एक्सीडेंटल injuries. One may get cut in the skin or fracture in the bone. Repair of such injury is again through cell which divide, cover up the gap and the join the broken ends. आप ये इस लाइन को समझिए, जैसे क्या होता है कि अगर कभी हाथ या फिर कुछ भी अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि फिर धीरे धीरे वो सेल क्या होती है वहाँ की रिपेयर होने लगती है। तो रिपेयर होने से क्या होता है, नई सेल का फॉर्मेशन भी हो गया। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक रिपेयर भी समझ में आ गया होगा। तो हमें अगर कोई भी नई सेल का प्रोडक्शन करना है, कोई भी नई सेल बनती है तो किन किन चीज़ों की नीड होती है, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले ग्रोथ की नीड होती है। ठीक है, सेकंड क्या बताएंगे कि रिप्लेसमेंट होता है। थर्ड क्या बताएंगे कि रिपेयर होता है। ओके, बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम न्यू यंग वन को बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल। अमीबा और बैक्टीरिया जस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल बाय माइटोसिस। इन हायर फॉर्म एज in human or in the banyan tree, special cell the reproductive organ undergo special kind of cell division, meiosis. मैंने आपको
इसकी फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये डिवीज़न जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है बेटा माइटोसिस और दूसरा क्या होता है मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होती है रिपेयरिंग ऑफ सेल, ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस को हम हाफ डिवीज़न या फिर रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस आप समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये अगर जो मेल हुआ, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा स्पर्म, और ये फीमेल वाले पार्ट से क्या रिलीज़ हो जाएगा बेटा ओवा। अब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये चीज़ क्या हो जाएगी, फिर ये एम्ब्रियो, इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रिप्रोडक्शन कहेंगे और एक नई अंगवन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंड ऑफ सेल, फर्स्ट क्या है बॉडी सेल, सेकंड क्या है सेक्स सेल। सेक्स सेल में क्या हो जाएगा स्पर्म, अभी मैंने बताया, और एग। स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होगा बेटा मेल से, और एग कहाँ से होगा फीमेल से। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 23 सिंगल, 23 सिंगल, इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने पेयर होते हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये सपोज दैट ये क्या हो गया, ये मेल हो गया, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई फीमेल हो गई, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है कि 23 सिंगल एंड 23 सिंगल, ठीक है। पहले बॉडी सेल में कितने प्रेजेंट थे 23 पेयर, ये भी 23 पेयर, तो इसी वजह से हमने इसको क्या कह दिया 2n कह दिया। अब ये 46 को 2n किस तरीके से कह रहे हैं आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए 46 है, ठीक है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं बेटा 23 पेयर कहते हैं। अब अगर 23 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या 2n सेल भी कह सकते हैं, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि हम इसको क्या कहते हैं 2n भी कहते हैं। यानी ये जो 46 है ये अगर डिवाइड होगा, ठीक है, कितने में 23 में और 23 में, ये n हुआ ये n हुआ, दोनों मिल जाएंगे अगर, तो ये चीज़ क्या बना लेगा बेटा 2n बना लेगा। आई थिंक आपको ये 2n क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर हम केवल 23 क्रोमोसोम ले रहे हैं तो क्या हम इसको 2n कहेंगे या n कहेंगे, एक बार हमें क्लियर करिए कि अगर हम 23 केवल बोल रहे हैं तो हम पेयर नहीं बोल रहे, केवल 23 बोल रहे हैं, तो इसको हम 2n बोलेंगे या n बोलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको आप क्या बोलेंगे केवल और केवल n बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि 23 और 23, ठीक है, n प्लस n, और ये क्या मिलके हो जाएगा बेटा 2n। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 सिंगल लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है n लिखा हुआ है। तो ये एक मेल पार्ट से हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया फीमेल पार्ट से हो गया। तो 23 सिंगल इससे आया, 23 सिंगल इससे आया, और ये फ्रॉम स्पर्म और ये फ्रॉम एग, और ये न्यूली बेबी का फॉर्मेशन 46 पेयर ऑफ, और एक नया यंग वन प्रोड्यूस हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार और मैं समझा देती हूँ जिससे पूरी तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं ये सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बेटा 23 पेयर। क्या हम इसको 46 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आपको। अच्छा 23 को हम 2n कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, सपोज दैट n यहाँ पे 23 है तो ये हमारा 46 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर हम केवल और केवल इसमें से 23 है ये और 23 ये डिवाइड कर दिया, इधर भी क्या हुआ 23 ये डिवाइड कर दिया। अब इसका एक 23 और इसका एक 23, ठीक है, ये दोनों मिला के हमने क्या बना लिया 46, यानी 2n फिर से हो गया, यानी ये चीज़ क्या हो जाएगा न्यूली बॉर्न बेबी, एक नए बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक आपको रिप्रोडक्शन प्रोसेस ये क्लियर हो गई होगी काइंड्स ऑफ सेल और क्रोमोसोम्स की हेल्प से, ओके। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। फर्स्ट क्या है बेटा माइटोसिस, मैंने पहली ही क्लास में आपको ये बता दिया है कि सेल डिवीज़न लीडिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर सेल डिवाइड कर रही है और ग्रोथ कर रही है और डेवलप कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं माइटोसिस कहते हैं। मियोसिस में क्या होता है सेल डिवीज़न लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट सेक्स सेल,
ठीक है। मियोसिस में इसको हम हाफ डिवीज़न या फिर रिडक्शन डिवीज़न भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस। स्टार्ट कर रहे हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोस मीन्स क्या होता है, थ्रेड, रिफेरिंग टू क्रोमैटिन थ्रेड। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी जो माइटोसिस होती है इसमें सेल जो डिवाइड करती हैं वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, माइटोसिस कहलाती है। The most important aspect of mitosis is that the same normal chromosome number is maintained at each cell division. Just before the division of cell, the nucleus prepare for the change and double the quantity of DNA, the chromosome substance. This is the interphase. यहाँ पे याद रखिएगा कि इंटरफेज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अपेरेंटली द रेस्टिंग फेज, यहाँ पे इसको हम रेस्टिंग फेज, नो चेंज इन क्रोमोजोम, याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी फेज है जिसमें क्रोमोजोम का चेंजमेंट नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेज हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा लिखा हुआ है कैरियोकाइनेसिस। अब इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे कैरियो मीन्स क्या होता है, आई थिंक याद होगा आपको, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसमें भी आपको ये कैरियो वर्ड देखने को मिल रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को एक बार, इस कैरियो वर्ड को समझाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। तो प्रो मीन्स आपको पता है बेटा प्रीमिटिव होता है, क्या होता है, प्रीमिटिव होता है। और कैरियो मीन्स क्या होता है, अगर पूरे बायो में बेटा कहीं भी कैरियो वर्ड आए तो इसका मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस की स्टडी को हम कैरियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। कैरियो मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस हो जाएगा, और लॉजी मीन्स आपको पता है क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक है। यानी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज अ कैरियोलॉजी। यूकैरियोटिक, यू मीन्स क्या होता है बेटा, ट्रू होता है, और कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो आई थिंक कि आपको ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये चीज़ मैंने बस इसलिए बताई है आपको कि अगर बायो में कैरियो वर्ड आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज दैट एग्ज़ाम में कहीं भी कुछ ऐसे टर्म आ गए बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हम आंसर क्या लगाएं, तो एटलीस्ट अगर उसकी मीनिंग पता होगी तो मे बी आप आंसर उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कैरियो मीन्स क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए फेजेस ऑफ माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो होता है किस तरीके से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, इस वर्ड, अगर बायो में किसी भी वर्ड के लास्ट में इस वर्ड आ रहा है तो इसका मीनिंग होता है बेटा फॉर्मेशन, ठीक है। इस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन, और कैरियो मीन्स मैंने क्या बताया बेटा, न्यूक्लियस। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये कैरियोकाइनेसिस की मीनिंग क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो फेजेस होती हैं, ये कितने फेजेस होती हैं, तो ये 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोफेज, सेकंड क्या है, मेटाफेज, एंड थर्ड एनाफेज, एंड फोर्थ क्या बेटा, टेलोफेज। अब इस चीज़ को समझिए, अगर ये फेजेस सीक्वेंस में ही याद रखिएगा, ठीक है, कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में, टेलोफेज में, इन सब में क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये फेजेस आप सीक्वेंस में याद करने के लिए एक निमोनिक देख सकते हैं कि प्यारे मोहन, यानी आप कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, प्यारे मोहन, ठीक है, आओ तो, ठीक है, यानी आप अगर कृष्ण जी को बुला रहे हैं। अब प्यारे से याद क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोफेज, ठीक है, प्यारे से क्या याद कर सकते हैं, प्रोफेज। मोहन से आप क्या याद कर सकते हैं, मेटाफेज, ओके। और आओ से क्या होगा, एनाफेज, ओके। और तो से क्या हो जाएगा, टीलोफेज। तो आई थिंक आपको ये सीक्वेंस वाइज लर्न हो चुका होगा कि फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोफेज, सेकंड क्या है, मेटाफेज, थर्ड क्या है, एनाफेज, और फोर्थ क्या है बेटा, टेलोफेज। तो अब एक एक करके इन सारी चारों फेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोफेज। ये चीज़ें क्या होती हैं,
यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे देखिए प्रो मीन्स फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट होती है, और टिलो मीन्स ये सबसे बिल्कुल एंड फेज होती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बोला ना कि इस चीज़ को आप सीक्वेंस में याद करिए, इसी वजह से मैंने आपको निमोनिक बता दी कि जिससे आप भूले नहीं। आप कृष्ण जी को बुला रहे हैं, आप कृष्ण जी को मोहन भी बोलते हैं, तो प्यारे मोहन आओ तो, ओके। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। तो द क्रोमोसोम हैव बिकम शॉर्ट, थिक, आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी प्रोफेज में क्या होता है बेटा, जो क्रोमोसोम होते हैं, अब इसमें क्या होगा कि ये 4 स्टेजेस चलेंगी। इसमें क्रोमोसोम किस तरीके से कौन सी स्टेज में क्या वर्क करते हैं ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम जो होते हैं बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा मेटाफेज, ठीक है। किसमें क्रोमोसोम जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन कहाँ पे विजिबल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर विजिबल होते हैं। तो ये सारे टर्म्स आप ध्यान रखेंगे, तभी आपको ये आंसर आप कर पाएंगे कि कौन से स्टेजेस में क्या क्या होता है, ओके। तो याद करते समझते हैं इस चीज़ को प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट, यानी ये क्रोमोसोम जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, एंड आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। और कहाँ पे विजिबल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ईच क्रोमोसोम हैज़ ऑलरेडी डुप्लीकेटेड हैविंग मेड इट्स कॉपी टू फॉर्म 2 क्रोमैटिड, ठीक है। क्रोमैटिड याद होगा, ये क्रोमैटिन बताया था, ये क्रोमैटिड बताया था, ठीक है। और 2 क्रोमैटिड आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, ओके। देखिए फिर से ये टर्म आ गया, द 2 सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये जब फर्स्ट क्लास मैंने बताई थी तभी ये बता दिया था। अब ये अगर आप सेंट्रोमियर वर्ड भूल जा रहे हैं तो यहीं से इसको ब्रेक करिए, सेंट्रो यानी सेंटर में, यानी ये जो क्रोमैटिड के सेंटर वाला पार्ट होगा इसे ही हम क्या कह देंगे बेटा, सेंट्रोमियर कह देंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रोमियर क्या होता है, ओके। अब बात करते हैं द सेंट्रोसोम, ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन एनिमल सेल, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। स्प्लिट इनटू 2 अलॉन्ग विद द साइमल्टेनियसली डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल कंटेन इन इट, द डॉटर सेंट्रियोल मूव अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपाई अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ईच सेंट्रियोल सराउंडेड बाई। जो एस्टर होता है ये भी केवल और केवल किस में होता है, एनिमल सेल में। तो ये हम एनिमल सेल में ही देख रहे हैं। द एनिमल सेल में हैव आइदर 1 और 2 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल याद आ रहा है ना, ये इस तरीके से रॉड शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। अ नंबर ऑफ फाइबर अपीयर बिटवीन द 2 डॉटर सेंट्रियोल विच आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। यानी जो फाइबर बनते हैं इसमें, इसको आप डायग्राम से और समझ सकते हैं क्लियरली कि कुछ इस तरीके से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, धागे जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आप कहाँ देखने को मिल सकता है, कौन सी स्टेज में, ये प्रोफेज में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी फेज है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मे बी आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोफेज स्टेज में जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम बने हुए हैं वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इक्वेटर की साइड में, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे पोल और इक्वेटर ये तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है पोल मीन्स एक्सट्रीमिटीज ऑफ एन एक्सेस पे होंगे, इक्वेटर मीन्स क्या हो जाएगा कि मिडल में बिल्कुल सीधी लाइन में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप इस चीज़ को समझिए, ये क्रोमोसोम कुछ ये यहाँ पे ये एस्टर हुआ, ठीक है, स्टार शेप का होता है। एस्टर जो होता है इसका भी अगर शेप पूछ लिया तो आप स्टार शेप बोल सकते हैं। तो ये एस्टर हो गया, ठीक है बेटा। अब ये क्रोमोसोम इस तरीके से लगे हुए हैं यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे ये क्रोमोसोम लगे हुए हैं। अब ये क्रोमोसोम धीरे 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 मूव करेंगे और ये एक लाइन में स्टार्ट होना शुरू होंगे। अभी पूरी तरीके से ये क्रोमोसोम एक लाइन में नहीं लग पाएंगे। तो ये कौन सी स्टेज में बिल्कुल एक लाइन में लग जाते हैं, तो जो प्रोफेज के बाद नेक्स्ट वाली स्टेज है, उसी स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल एक लाइन में लग जाते हैं बेटा। और उस स्टेज का नेम क्या है, मेटाफेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन
इक्वेटोरियल में समझ रहे हैं ना, मिडल प्लेन पे ईच क्रोमोसोम गेट अटैच्ड अ स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमियर। और किसकी हेल्प से ये अटैच रहते हैं, तो आंसर क्या, मियर की हेल्प से। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मेटाफेज क्या है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है कौन सी स्टेज में, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्रोफेज में। और कौन सी स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल एक लाइन में लग जाते हैं, बिल्कुल एक इक्वेटोरियल प्लेन बना लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेटाफेज। ओके, अब बात करते हैं एनाफेज की। द सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड डिवाइडिंग टू क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टूवर्ड्स अपोजिट पोल। अब जो ये सेंट्रोमियर एक लाइन में लगे हुए थे वो बिल्कुल अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये क्या हुआ कि ये मेटाफेज है, ठीक है, मेटाफेज में आप देख रहे हैं ये एक लाइन में आके लग जाते हैं। अगर आपको ये और क्लियरली समझा दूँ मैं, देखिए एक 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी। फर्स्ट हमारा क्या था बेटा, प्रोफेज था, ठीक है। सेकंड क्या था, मेटाफेज था, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, एनाफेज। और फोर्थ क्या था बेटा, टेलोफेज। इसको अगर हम सीक्वेंस वाइज में याद लर्न करने के लिए मैंने निमोनिक्स भी आपको बता दी है कि प्यारे मोहन आओ तो। ओके, प्रोफेज में न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बिल्कुल सब कुछ डिसअपियर हो जाते हैं। जो ये मेटाफेज में होता है ये क्रोमोसोम इस तरीके से बेटा एक लाइन में आके लग जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटोरियल मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मिडल पे, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन में लग जाते हैं, ठीक है। ये इक्वेटोरियल प्लेन पे एक लाइन में आके लग जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम लगे हुए हैं अब ये क्या करेंगे, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आधे इधर चले जाएंगे और आधे इस तरीके से इधर उधर मूव करना, हाफ हाफ ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहले क्रोमोसोम बिल्कुल इधर उधर थे, देखिए वैसी ही स्टेज बनना स्टार्ट होगी, फिर एक लाइन में आए, फिर वो क्या हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा एनाफेज स्टेज में क्या हो जाता है। तो द सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड डिवाइड एंड द टू सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, अलग होना स्टार्ट होते हैं, एंड आर ड्रॉ अपार्ट टूवर्ड्स अपोजिट पोल, और एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। द ड्रॉइंग एक्शन इज परफॉर्म बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं बेटा, टेलोफेज। तो टेलोफेज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ भी है कि कौन सी स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि कौन सी स्टेज में डिसअपीयर हुए थे, प्रोफेज में, और किस में फिर से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा तुरंत आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, रीअपीयर हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो साइटो मीन्स क्या होता है बेटा, सेल, ठीक है, या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये अपने नाम से ही बता रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, साइटोकाइनेसिस कह देते हैं। तो एक बार हमें फिर से बता सकते हैं आप कि माइटोसिस में कौन सी प्रोसेस चली। तो फर्स्ट क्या था, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आपने कौन कितने स्टेजेस पढ़े, 4 स्टेजेस, जिसके लिए निमोनिक्स भी बता दी मैंने। प्यारे मोहन आओ तो, प्यारे से क्या हो जाएगा, प्रोफेज, मोहन से हो जाएगा मेटाफेज, आओ से हो जाएगा एनाफेज, और तो से क्या हो जाएगा, टेलोफेज। 4 स्टेजेस के बारे में। अच्छा, कौन सी स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं, तो आंसर क्या, सॉरी जो न्यूक्लियर हो या न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाते हैं, वो कौन सी स्टेजेस थी बेटा, प्रोफेज थी। और कौन सी स्टेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी है वो सब कुछ रीअपीयर होने लगती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारी लास्ट स्टेज, टेलोफेज। कौन सी स्टेज में बिल्कुल एक लाइन में आके लग जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस में बात करें तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ टेलोफेज ऑफ फरो अपीयर इन द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडल विच डिपेंड फाइनली स्प्लिट द साइटोप्लाज्म इनटू 2। ये पता है, ये
जिसमें साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, उसे ही हमने क्या कह दिया, साइटोकाइनेसिस कह दिया, प्रोड्यूसिंग और 2 न्यू सेल। अब सही बात है, ये साइटोप्लाज्म है, अब ये डिवाइड हुई तो 2 नई सेल का फॉर्मेशन कर लेगी। आई थिंक आपको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक एक स्टेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट इंटरफेज दिया हुआ है जिसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। नो विजिबल चेंज इन क्रोमोसोम बाय एक्टिव सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं क्रोमोसोम के, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेज। ओके, आप प्रोफेज आपने पढ़ रखा है, सेंट्रियोल स्टार्ट अपार्ट, ये क्रोमोसोम ऑलरेडी डुप्लीकेटेड पेयर्ड क्रोमैटिड होते हैं इस तरीके से। सिस्टर क्रोमैटिड अटैच टू द अदर स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये लाइन कितनी बार आपने पढ़ा है कि 2 क्रोमैटिड्स जो होते हैं अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। स्पंडल फाइबर अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। ये पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं। मेटाफेज क्या है, ईच क्रोमोसोम गेट अटैच टू स्पिंडल बाय अ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम लाइंड अप। मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन कई बार, ये तो नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन कई बार कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम, प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम बिल्कुल एक लाइन में लग जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेटाफेज हो जाएगा। ठीक है, एनाफेज की बात करें तो सेंट्रोमियर अटैचिंग 2 क्रोमैटिड डिवाइड द 2 सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड ड्रॉन apart towards opposite pole pulled by shortening of spindle fiber. A furrow start in the cell membrane at the middle of in animal cell. तो आई थिंक आपको ये स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बताया हुआ है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो ये इंटरफेज होता है यहाँ, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। देखिए इसमें क्रोमोसोम बिल्कुल इस तरीके से हैं, कंडेंस फॉर्म में। न्यूक्लियस आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है। सेलुलोज हो गया। अच्छा, ये सेलुलोज वर्ड क्या आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए, कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। ओके, क्रोमैटिन थ्रेड हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और ये जो सेंट्रोमियर है, ये तो समझ में आ रहा है ना, सेंट्रोमियर 2 क्रोमैटिड्स को अटैच करवाने के लिए, और कंटेनिंग सेंट्रियोल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोफेज में। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफेज में बिल्कुल क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से लगे हुए हैं। और ये पूछता है अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज। क्रोमोसोम देखिए अभी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये स्पिंडल फाइबर, ये आपको दिख रहे होंगे, ये स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो गए किसमें, लेट प्रोफेज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अर्ली मेटाफेज है, मेटाफेज में देखिए ये क्रोमोसोम बिल्कुल एक लाइन में आके लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। स्पिंडल फाइबर, ये एस्टर, ये सब किस में देखने को मिलेंगे आपको, ये सब एनिमल सेल में। बट प्लांट सेल में क्या आपको ये एस्टर देखने को मिल रहा है, एस्टर जो स्टार शेप का बना हुआ है, ये नहीं देखने को मिलेगा। ओके, अब एनाफेज की बात करें तो जो ये क्रोमोसोम एक लाइन में लगे थे वो अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे से अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। और यहाँ पे लेट एनाफेज में देखिए और भी थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। ओके, तो ये कई सारी फेजेस हैं यहाँ पे बनी हुई हैं। और फिर टेलोफेज की बात करें तो जो क्रोमोसोम थे वो सब कुछ क्या हो जाते हैं बेटा, वो बिल्कुल जो क्रोमोसोम है वो डिसअपीयर होने लगते हैं, जो मतलब अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2 सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम ईच रिच अपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर्स। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं डिसअपीयर होने लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पिंडल फाइबर जो बने हुए थे, स्पिंडल फाइबर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जैसे ही ये टेलोफेज स्टेज आती है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमैटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, the cleavage furrow started depending in the animal cell, nucleoli reappear। यानी किस में सब कुछ डिसअपियर हो चुका था, प्रोफेज में, और किस में बनना स्टार्ट होने लगता है, वो कौन सी स्टेज होगी, टेलोफेज। लेकिन जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपियर होता है कौन से स्टेज में बेटा, टेलोफेज में। ठीक है, तो क्या ये साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आपको क्लियर हो चुका होगा। कैरियोमिन्स देखिए यहाँ पे आप को दिखा हुआ भी है कि कैरियोमिन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
अब ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस मैंने बताया ना, एस्टर किस में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एस्टर देखने को आपको नहीं मिलेगा। साइटोकाइनेसिस बाय फरोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी इसमें अगर साइटोकाइनेसिस होगी तो किसके द्वारा होगी, सेल प्लेट के द्वारा होगी, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। अकर इन मोस्ट ऑफ टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट, अकर मेनली एट द ग्रोइंग टिप्स फॉर लेंथिंग एंड साइड्स फॉर इंक्रीज द गर्थ। तो आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर मियोसिस सेल साइकिल में और क्या स्टेजेस हैं, मियोसिस क्या होता है, ये माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बता देंगे, और ये हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको जो सेल डिवीज़न की 4 स्टेजेस हैं वो आपको समझा